सो गाइज आप सभी का स्वागत है गवर्नर जनरल एंड वायसराय की तीसरे क्लास में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में यानी कि इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू अभी रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, पिछले 5-7 सालों में जितने भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम का हो, चाहे वो कांस्टेबल लेवल का हो, वो दरोगा लेवल का हो, वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूपीएससी का हो, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हम लोग यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल वे में डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक ऐसा जबरदस्त साइंटिफिक टेक्निक बताता हूँ कि जिससे कि आपको उस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी पॉइंट बनते हैं, आपको एक बार में याद हो जाएगा यहाँ पे। और वो मेरा खुद का डेवलप हुआ तरीका है, वो कहीं कहीं पे भी आपको यूट्यूब में ये चीजें मिलने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, हम लोग बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 61 से। अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और इसमें करीब करीब 150 क्वेश्चन है। इसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं उससे पहले इंटरनेट को देख लूं कि सारा कुछ सही चल रहा है। हाँ, सारा कुछ सही चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला एमसीक्यू क्या है? What was the tenure of Lord Hastings as the Governor General of India? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? और अभी जो 2022 का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं और किस टेक्निक से याद करते हैं कि हमेशा के लिए हमारे जो ब्रेन में है वो फिट हो जाए, मेमोरी में फिट हो जाए। तो लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे है, मैंने इसको लॉर्ड हेस्टिंग लिख दिया। और लॉर्ड का मतलब तो ऐसे जनरली भगवान को, गॉड को बोला जाता है। और यहाँ पे हेस्टिंग है, हस्ती है, ठीक है, हंसना इसको बोल सकते हैं, हस्ती है या फिर हंसते हैं। तो भगवान कब हंसते हैं, लॉर्ड कब हंसते हैं भाई? तो लॉर्ड तभी हंसेंगे जब वो प्रसन्न होंगे। तो लॉर्ड प्रसन्न कब होंगे? जब आप भगवान के राह पे चलेंगे, मतलब जो भगवान ने राह बनाया है, नेकी का राह बनाया है, उसको पैरामाउंट मानेंगे, सुप्रीम मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तब भगवान क्या करेंगे? यहाँ पे लॉर्ड प्रसन्न होकर के हंसेंगे, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वो 1813 से 23 तक में था। वो 18 तो आएगा ही, मैं 13 से 23 आपको यहाँ पे याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 13 में यहाँ पे क्या है? लास्ट है, मेरा है। और यहाँ पे 23 को मैंने इस तरीके से लिख दिया TAYSH। और यहाँ पे क्या है? तय है, ठीक है। तो तय राह पे चलना है। 23 में क्या है? यहाँ पे आगे में तय आपको दिख रहा होगा, तय है ना यहाँ पे। और यहाँ पे राह 13 में क्या है? लास्ट में राह है। तो तय राह पे चलना है। अब आप सोच सकते हैं कि सर 11 में भी राह होता है, 12 में भी राह होता है। तो दोस्तों आपको इतना आगे का नहीं सोचना है, बस ध्यान में रखना है कि दोनों को लास्ट में यहाँ पे 13 से 23 था, तो 13 वाला 3 आएगा दोनों में, ठीक है। तो 13 वाला केस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो भगवान के तय राह को पैरामाउंट मानना है। और पैरामाउंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसका एक पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम होता है। पैरामाउंट कोचिंग भी आप जानते होंगे, या फिर जो भी इंग्लिश के लिए थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे तो आपको पैरामाउंट वर्ड मिल जाएगा। तो पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान लॉर्ड हस्टिंग, लॉर्ड कब हंसते हैं भाई? तो भगवान के तय राह, तय यहाँ पे 23 में है और राह यहाँ पे 13 में है। तो तय राह को पैरामाउंट मानना है, मतलब सुप्रीम मानना है। मतलब जो भगवान का राह है वही मेरा राह है, उसी को मैं भी सुप्रीम मानता हूँ, पैरामाउंट मानता हूँ, ठीक है। तो 13 से 23 यहाँ पे याद आ जाएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे 17 तो नहीं आएगा, 1713 से भी कंफ्यूज कर सकते हैं 1813 को। तो दोस्तों 1713 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1713 में क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो 18 ही आएगा। और 1913 में गवर्नर कोई और था जिसको कि मैं आपको आगे याद करवाऊंगा, ठीक है। वो वहां पे कौन था? मिंटो फर्स्ट था, उसको मैं आपको आगे याद करवाऊंगा, या फिर पीछे भी मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। तो 1813 से 23 पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब क्या हुआ? इसका पॉलिसी पैरामाउंसी का था। उसको इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? एक बार बस थोड़ा सा आप इसको देख लें कि कैसे याद रखना है इसको। तो यहाँ पे लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब गॉड, और यहाँ पे हस्ती, हंसने से सब सोच सकते हैं। तो भगवान कब हंसते हैं? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान के तय राह, तय से यहाँ पे 23 और राह से यहाँ पे 13, तय राह को पैरामाउंट मानेंगे, मतलब फॉलो करेंगे। तो आपको यहाँ से 13, 23 और पैरामाउंट 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद आ जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं 62 नंबर पे।
During which tenure as the Governor General of India was the Bengal artillery shifted from Calcutta to Meerut, which later became a key center during the revolt of 1857? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान बंगाल तोपखाना कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था, जो बाद में 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रमुख केंद्र बन गया? थोड़ा सा इंटरनेट सही है ना? हाँ जी, सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि जो बंगाल का तोपखाना था उसको मेरठ कब शिफ्ट किया गया था? तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब डलहौजी आया था 1848 में, मैं इन सारी चीजों को आपको याद करवा चुका हूं पिछले क्लास में। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सीरियल वाइज पहले क्लास से लेकर के ही इसको वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें क्या है रिलेटेड है एक वीडियो से दूसरे वीडियो में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही क्या है रिलेशन बना के समझाना है, क्योंकि रिलेशनशिप को तो आप भूल नहीं पाते हैं कभी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी रिलेशनशिप बनवा देता हूँ कि आप भाई किताबों से रिलेशनशिप बनाइए, एक्शन से पॉइंट से रिलेशनशिप बनाइए, उसको रेट करके याद कीजिए, ठीक है। तो डलहौजी आया था 48 में और वो 56 में गया था, इसको याद करवा चुका हूं। और आते के साथ उसने क्या किया था, तो बहुत सारे स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था। कौन से पॉलिसी से? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। कैसे मैंने इसको याद करवाया था? सैटरडे सैटरडे शाम को हाउस पार्टी था, पार्टी में आग लग गया, तो जेट स्प्रे मतलब जो पानी का फवारा मारने वाला मशीन होता है उससे बुझाया गया, ठीक है। तो सैटरडे से यहाँ पे सतारा को याद करवाया था, शाम से यहाँ पे संबलपुर को याद करवाया था, हाउस से तो डलहौजी ही हो गया, खुद अपना गवर्नर जनरल। पी से पार्टी और पंजाब के लोग पार्टी करते हैं, तो पी फॉर पार्टी और पी फॉर पंजाब याद करवाया था। ए फॉर आग और ए फॉर यहाँ पे अवध को याद करवाया था, ठीक है। ए फॉर असम नहीं सोच लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेट स्प्रे में क्या है, जेट है, तो जेट से यहाँ पे जैतपुर ऐसे याद करवाया था। मतलब ये सीरियल नंबर है, एक कर्म है, इस कर्म में वो राज्य को कब्जा किया था, क्योंकि इस कर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बुझाना में यहाँ पे 4 राज्य थे, बी फॉर कौन सा, बघाट, यू फॉर उदयपुर, जे फॉर झांसी और एन फॉर नागपुर, ठीक है। तो ये 4 राज्य हो गए। 54 में लास्ट में नागपुर को किया था और 48 से स्टार्ट किया था। डिटेल के लिए पिछले वीडियो को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब वो इतने सारे स्टेट्स को कब्जा कर लिया, उसमें बहुत सारे स्टेट कहाँ के थे, तो यूपी और उसके आसपास के थे। मतलब जो मेरठ वाला इलाका झांसी हो गया, ठीक है, और उससे आगे आप उदयपुर चले जाएंगे और यहाँ पे बघाट हो गया, फिर साथ में पंजाब भी हो गया। पंजाब को तो उसने लड़ाई में हराया था, ठीक है। तो उसको एक दिक्कत था, डर था उसको कि भाई मैंने यूपी के आसपास मतलब मेरठ के बहुत सारे आसपास इलाका को, जैसे झांसी वगैरह हो गया, इनको मैं कब्जा कर लिया हूं तो रिवोल्ट हो सकता है। और कौन सा पॉलिसी अपनाया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था, जो कि बहुत ही घटिया पॉलिसी था। जिनके पास बारिश नहीं है वो स्टेट को वो कब्जा कर लेता था, ठीक है। तो उसको डर बैठ गया था कि भाई यहाँ से रिवोल्ट हो सकता है, और रिवोल्ट हुआ भी। 56 में तो वो चला गया एक कांड करके, और 57 में क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुआ, ठीक है। तो उसको इसी बात का डर था कि भाई इधर का इलाका को मैं कब्जा कर ले रहा हूं, तो यहां से हो सकता है कि विद्रोह हो काफी बड़े लेवल पे, क्योंकि बिना किसी रीजन का, बिना किसी लॉजिकल रीजन का मैं स्टेट के ऊपर कब्जा जमा रहा हूं। तो इसीलिए उसने क्या किया कि पहले जो बंगाल आर्टिलरी कलकत्ता में था, क्योंकि कलकत्ता को तो वो पलासी में ही जीत चुका था अंग्रेजों ने, तो कलकत्ता में उसको खतरा नहीं था। साथ में उसने बक्सर को, यानी बक्सर के बाद 1764 के बाद उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी राज्यों को अच्छी तरीके से जीत लिया। तो उसको इस साइड से खतरा नहीं था, उसको खतरा वहां पे यूपी के साइड से हुआ। तो उसने वहां पे तोपखाना को यहां से लेकर के कहां चला गया, तो उसको डर था कि भाई यहाँ पे हमको मेरठ के आसपास में रिवोल्ट हो सकता है, लखनऊ के आसपास में, तो उधर लेकर के चला गया वो मेरठ में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, लॉर्ड डलहौसी। डिटेल के लिए इस यहाँ पे जो मैंने याद करवाया है, इसके डिटेल के लिए आप सेकंड वीडियो जरूर देखना, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 63 नंबर का। दोस्तों मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा इंटरनेट को बार बार चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि कभी ना स्टक हो जाता है। हालांकि मैंने हाई स्पीड इंटरनेट ले रखा है, बट वो स्टक हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि वीडियो वो बर्बाद हो जाता है और मेहनत भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा बस बार बार नहीं, 2-4 क्वेश्चन के बाद देख लूंगा, चेक कर लूंगा, तो आप उसके साथ वेयर करेंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सेकेंड एंग्लो मराठा वार को मैं याद करवा चुका हूं आपको, और फर्स्ट को भी शायद याद करवा दिया है। अब यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार को याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, तो इसको मैंने लिख लिया तीसरा
एंग्लो मराठा वार है, तीसरा एंग्लो मराठा वार है, तो उसको इस तरीके से मैंने तीसरा लिख लिया, एंग्लो मराठा वार लिख लिया। और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, तो यहाँ पे हेस्टिंग में एक वर्ड स्टिंग पे आप फोकस करना। स्टिंग का मतलब क्या होता है? काटना। मच्छर वगैरह जब काटते हैं ना तो बोलते हैं ना कि स्टिंग स्टिंग लगा दिया, या फिर चुहोना, इस तरीके की चीजों को स्टिंग बोलते हैं। जो पैनी नुकीली चीजें होती हैं वो शरीर में उस अंदर जाती है तो उसको स्टिंग बोलते हैं, काटना वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि अंग है, ठीक है, और ये मराठा में आगे में क्या है? माराठा, माराठा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिंग है, स्टिंग मतलब कोई चीज चुहाना, तो आपके अंग पर, एंग्लो में यहाँ पे अंग है, अंग पे स्टिंग मार देगा, ठीक है। तो भाई क्या होगा? आपको टिस टिस करेगा ना, तीसरा में क्या है? टिस है आगे में, तो टिस टिस करना मतलब क्या करना? पेन करना, पेन टिस बोलते हैं ना, कभी बोलते हैं कि टिस टिस मार रहा, सर टिस टिस कर रहा, तो उस तरीके से इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग में यहाँ पे एक वर्ड स्टिंग पे देखना, ध्यान करना, जितना मैं आपको बोल रहा हूँ बस उतना ही देखना। एग्जाम हॉल में सारी चीजें काम करने वाली है, ये कोई सड़क छाप ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये रिलेटेबल ट्रिक है और एग्जाम हॉल में आपको देख करके याद आएगा। तो यहाँ पे क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग है, हेस्टिंग में यहाँ पे स्टिंग है, स्टिंग मतलब काटना, चूटी काटना या फिर पीन चुभोना नुकीली चीजों से। तो स्टिंग मार दिया कहाँ पे? एंग्लो में अंग है, मारना, स्टिंग मार दिया अंग पर, तो आपको यहाँ पे टिस टिस करने लगा। इस तरीके से आप लॉर्ड हेस्टिंग को याद करेंगे, ठीक है। इसके टाइम पीरियड को मैं आपको पीछे याद करवा चुका हूँ, 13 से 23 कैसे याद करवाया था कि यहाँ पे लॉर्ड है मतलब गॉड, और यहाँ पे हस्ती हंसने से संबंधित है। तो लॉर्ड गॉड कब हंसते हैं? जब प्रसन्न होते हैं। उनके तय राह पे, उनके तय राह को आप पैरामाउंट मान लेते हैं, उनके तय राह को ही आप सुप्रीम मान करके फॉलो करते हैं, तो गॉड प्रसन्न होंगे, लॉर्ड हंसेंगे, ठीक है। तो पैरामाउंट से यहाँ पे क्या था कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इसने लाया था, उस इसके ऊपर आगे क्वेश्चन है। और तय राह, तय से यहाँ पे 23 है ना, 23 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे वर्ड में, तो यहाँ पे तय है, तो तय से 23, और यहाँ पे रा से 13, रा से 13, ठीक है। तो अब 11 12 में भी रा आता है, लेकिन आपको यहाँ पे 13 और पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि 3 दोनों में लास्ट में है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, वो आपको खुद ध्यान में आ जाएगा कि सर ने बोला था कि 13 13 मतलब कि 13 भगवान का राह पे, भगवान के तय राह पे आपको पैरामाउंट मान करके मतलब सुप्रीम मान करके फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पिछले क्वेश्चन में याद करवाया था। और यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? इसके टाइम में, इसके बीच में हुआ था 1 साल के लिए, 1817 से 18। तो सिंपल सा है, इसके डेट के ऊपर शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि एक ही साल का लड़ाई था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड एंग्लो मराठा वार था। थर्ड एंग्लो मराठा वार छोटे से टाइम पीरियड के लिए हुआ, तो इसके डेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आपको इतना मैं याद करवा चुका हूं कि हाँ भाई ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, और हेस्टिंग का टाइम पीरियड 13, 13, 13 पे पैरामाउंट करना है, तो 13 से 23 आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड हेस्टिंग होगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे देखो, अभी मैंने आपको जो बताया था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड द पॉलिसी, पॉलिसी यहाँ पे छूट गया है एक वर्ड, पॉलिसी वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज सुप्रीम एंड हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन द दैट ऑफ इंडियन स्टेट। लॉर्ड हेस्टिंग ने उस नीति की शुरुआत की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए उसकी शक्तियों भारतीय राज्यों से अधिक है। तो उस पॉलिसी का क्या नाम है जिस पॉलिसी के अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला कि भाई अब कंपनी सुप्रीम है, मेरी सत्ता सुप्रीम है, अब तुम लोग सुप्रीम नहीं हो। जो भी राज नहीं जीते हुए थे, जो राज तो उसने जीत लिए थे या फिर उससे पहले सब्सिडरी अलायंस किया था ब्लेजली ने, तो वो राज तो उनके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से अधीन आ गए थे। लेकिन जो राज अभी भी इंडिपेंडेंट मान रहे थे खुद को, उनके ऊपर उसने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी लगाया कि भाई अब मैं सुप्रीम हूं, क्योंकि पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम होता है। तो उसी के नाम पे वो पॉलिसी दिया कि भाई मैं सुप्रीम हूं, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब तुम लोग बस तमाशा देखना, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, इसको मैंने कैसे याद करवाया था कि लॉर्ड हेस्टिंग, इसके टाइम पीरियड को, लॉर्ड मतलब गॉड और यहाँ पे हस्ती, तो लॉर्ड कब हंसते हैं भाई? तो लॉर्ड जब प्रसन्न होते हैं, गॉड जब प्रसन्न होते हैं तो हंसते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भगवान का तय रहा है उसी को पैरामाउंट मान के फॉलो करना है आपको। तो पैरामाउंट से यहाँ पे पैरामाउंट सी पॉलिसी को ध्यान में रख लेंगे। और तय राह, तय से यहाँ पे क्या हो गया? 23 हो गया, और राह से 13, ठीक है। तो 13 और 23 दोनों आपको ध्यान में रखेगा। भगवान को तय राह को पैरामाउंट मानना है और उसी को फॉलो करना है। मूव ऑन करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे।
who introduced the Censorship of Press Act in 1799, which required the pre-approval of newspaper and allowed deportation of offending editors। 1799 में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम किसने पेश किया, जिसके तहत समाचार पत्रों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी और अपमानजनक संपादकों को निर्वासित करने की अनुमति थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट है कि हुआ यूं था कि 1799-98 में फ्रांस से जो उसका मिलिट्री कमांडर था, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो उस समय उसका सुप्रीम कमांडर था, वो उससे सारे जो उस समय उसके वर्ल्ड के लीडर थे वो उससे डर रहे थे, क्योंकि वो ऐसा कमांडर था और वो काफी एग्रेसिव था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो भी डर रहे थे कि शायद इसका जो अटैक है वो हमारे पास यहाँ तक नहीं आ जाए, और जो हमारा इंडिया, जिस राज्य पे हम इंडिया पे कब्जा किए हुए हैं हिंदुस्तान पे, वो फ्रांस के हाथ में नहीं चला जाए। तो हुआ यूं था दोस्तों कि उसी डर से जब वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो रहा था, वो अपने पूरे पीक पे जा रहा था, तो उसी डर से यहाँ पे 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली था और उसने क्या किया था कि यहाँ पे सेंसरशिप लगा दिया था और बोला था कि अब न्यूज़पेपर में अभी से कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं लिखनी है जो हमारे इमेज को या फिर जो ब्रिटिश को नीचा दिखाए, और जिससे क्या हो कि नेपोलियन बोनापार्ट को एक और रीजन मिले हमारे पे अटैक करने के लिए। इसी दौरान उसने सेंसरशिप लाया था। तो ब्लेजली को याद करने के लिए मैंने क्या बताया था कि ब्लेजली क्या था उस समय का, सलमान खान था। सलमान खान था और सलमान खान का एक मूवी आया था ना दबंग, जिसमें वो क्या बोलता है कि प्यार से ले लो नहीं तो थप्पड़ मार करके भी दे सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे ब्लेजली भी करता था। वो सब्सिडरी अलायंस लाया था। सब्सिडरी में देखना यहाँ पे क्या है, सब से और यहाँ पे डर, जो हाइलाइटेड वर्ड है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, उस पे फोकस करेंगे। तो वो सबसे डर दिखाता था, मतलब कि एक राज्य को दूसरे राज्य से डर दिखाता था, दूसरे को तीसरे से दिखाता था। उसको बोलता था, मराठा को बोलता था कि हैदराबाद से खतरा है, हैदराबाद को बोलता था कि कर्नाटक से खतरा है। तो इस तरीके से सबसे डर, मतलब एक दूसरे को डर दिखा करके सब्सिडरी अलायंस लाया था कि भाई तुमको डर है, तुम हमारे फोर्स को यूज करो, उसके बदले में पैसा दो और मेरे अधीन इनडायरेक्टली रूप से आ जाओ। ठीक है, तो वही सब्सिडरी अलायंस था। तो क्या था, सलमान खान था बेसिकली, और वो क्या बोलता था कि हाय हेलो। हाय हेलो मतलब क्या होता है दोस्तों, मैसेजिंग से होता है, बातचीत होता है। वो बोलता है कि वार्तालाप से समझ जाओ, नहीं तो पंच है, मुक्का मार के भी हम तुमको कब्जे में कर लेंगे। मतलब कि प्यार से समझ जाओ भाई, बातचीत से समझ जाओ, नहीं तो हम फोर्स अप्लाई करके भी, थप्पड़ मार करके भी तुमको अपने पास कर लेंगे। ठीक है, तो हाई को यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फाबेट में 89। एच का पोजीशन क्या होता है अल्फाबेट में, एच 8वें नंबर पे आता है और आई 9वें नंबर पे आता है, तो 89 ध्यान में रखना है। और पंच, पंच क्या होता है 5, तो 05 आपको ध्यान में रखना है। अब 1789 में यहाँ पे क्या था, कॉर्नवालिस था। तो दोस्तों यहाँ पे नवासी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि नवासी में हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो फिट नहीं बैठ रहा है। नवासी में कॉर्नवालिस था, ठीक है, 93 तक। तो नवासी को यहाँ पे उल्टा करके 98 लिख देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, हाई से हम लोग 89 बना लिए और 89 को उल्टा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 89 में कॉर्नवालिस था। ठीक है, और 5 तो यहाँ पे रह गए, तो 98 से 05, यानी कि 1798 से 05 तक कौन था, ब्लेजली था, सलमान खान था। और वो दबंग वाला डायलॉग याद रखना है कि मुक्का मार कर प्यार से ले लो, मतलब हाय हेलो से, हाय से समझ जाओ, हाँ, और नहीं तो मुक्का मार करके मतलब पंच मार कर भी हम तुमको अपने पास कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बेलेजली होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 66 है यहाँ पे। Who started the Governor General of India? Who was the Governor General of India when the first Anglo-Burmese War was started? प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के दौरान उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय आर्महेस्ट था। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों आर्महेस्ट के ऊपर, और इसलिए इसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, बस यही एक क्वेश्चन बनता है। बट ये जो एंग्लो बर्मी वार है फर्स्ट वाला, उसके टाइम पीरियड को मैं यहाँ पे आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, जो मेरा तरीका है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ से फर्स्ट से एफ ले लिया, एंग्लो का ए ले लिया और वर्मिस का यहाँ पे बी ले लिया, तो क्या बन जाएगा, फैब बन जाएगा। ठीक है, और इस फैब को इस फैब से ध्यान में रखना है, जो फेवरेट का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, FAV फेवरेट, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फैब है और यहाँ पे क्या है, वार है, तो उस वार को हम लोग इस वार से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, BAR से। तो फेवरेट वार कब जाते हैं, फेवरेट रेस्टोरेंट या वार कब जाते हैं,
तो बीएफ के बर्थडे पे जाते हैं। बस यही 2-3 चीजें को आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखेंगे? फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार लिख दिया, यहाँ से एफ ले लिया, यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से बी ले लिया, तो फैब बन गया। उस फैब को इस फैब से ध्यान में रखेंगे, मतलब फेवरेट से, और डब्ल्यू ए आर वार को यहाँ पे इस वार से ध्यान में रखेंगे। तो फेवरेट वार रेस्टोरेंट कब जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, कब जाएंगे? तो बीएफ के बर्थडे पे जाएंगे, ठीक है। तो बीएफ से यहाँ पे उसका अल्फाबेटिकल पोजीशन बी का 2 होता है और एफ का 6 होता है अल्फाबेट में, छठे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे 26 ध्यान में रखेगा। और बर्थडे पे यहाँ पे आपको 24 ध्यान में रहेगा, बी का 2 और डी का 4। बीएफ का बर्थडे पे फेवरेट बार, बस बीएफ का बर्थडे पे फेवरेट बार गए। एग्जाम हॉल में आपको क्लिक आएगा कि हाँ बीएफ बताया था सर ने, उनके बर्थडे पे फेवरेट वार गए थे, तो फेवरेट से फर्स्ट एंग्लो वर्मिस हो जाएगा, ठीक है। वार से वी आर वार स्टूडेंट जिसको बोलते हैं। तो 24 और 26 आपको ध्यान में रहेगा, आगे 18 आएगा ही, ठीक है, क्योंकि 1724 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि 1724 में गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहली बार 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी से गवर्नर जनरल ऑफ आपको बंगाल बनाया गया था। उसके बाद 33 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो उससे पहले तो ये क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं होता। अब 1924 भी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1924 तो काफी लेट हो गया था। उस समय गांधी जी आ गए थे 1915-16 में, तो वो फिर आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज। इस तरह राज्यों को तो वो पहले ही जीत चुके थे 1800 कुछ में ही, 1818 में ही, और ये 1824-26 तक उन्होंने सारे राज्यों को जीत लिया था। तो 1900 ईस्वी में जाने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना है इसको। आंसर क्या होगा? आर्मरेस्ट। इसको ध्यान में बस इतना रखना है कि आर्मरेस्ट से एक ही क्वेश्चन में ही बनता है यहाँ पे। और विशेष करके अगर जिनको थोड़ा सा और मुश्किल होगा ध्यान में रखने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ए फॉर एंग्लोस, यहाँ पे एम फॉर म्यांमार, एंग्लो बर्मीज बार को एंग्लो म्यांमार बार भी बोल सकते हैं, तो ए फॉर एंग्लो और एम फॉर म्यांमार। और यहाँ पे आरएसटी है, तो आरएसटी किस में आएगा? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड में आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में आरएसटी आता है। तो ऐसे आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ फर्स्ट का आरएसटी फर्स्ट, और यहाँ पे एंग्लो और म्यांमार, तो पहला एंग्लो म्यांमार वार, इस तरीके से ध्यान में आ सकता है आपको। मूव ऑन करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अमृतसर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से चार्ल्स मिटकॉफ ने बातचीत की थी। महाराजा रंजीत सिंह इस संधि के तहत सतलुज नदी को अपना साम्राज्य दक्षिणी सीमा के रूप में तय करने पर सहमत हो गए थे। स्टेटमेंट 3, संधि को औपचारिक रूप से मई 1809 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वारा अनुमोदित किया गया था। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आपको कि मिंटो फर्स्ट है, मिंटो फर्स्ट एक गवर्नर जनरल था। उसको कैसे याद करवाया था? कल के क्लास में भी करवाया, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मिंटो फर्स्ट को याद करने के लिए यहाँ पे क्या है, मिन्नतों, और जो मिन्नत बोलते हैं ना कि बहुत मिन्नतों के बाद 13 से यहाँ पे 13 नंबर को और 7 तेरा साथ मिला, मिन्नतों के बाद तेरा साथ मिला, बहुत आरजू मिन्नतों के बाद तेरा साथ मिला। तो 13 से 13 नंबर, 7 से यहाँ पे 7 नंबर, तो 1807 से 13 तक के था। और मिला से ध्यान में ये रखना है कि मिलने के लिए, मतलब कि मिलने के लिए डिफरेंट कंट्री में दूत भेजा था। जैसे अफगानिस्तान में अपना दूत भेजा था कि भाई जाओ वहां के जो राजा है उनसे मिलो, और ऊपर में हम मेरे पास जो फ्रांस यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो खतरा मंडरा रहा है उसको वहां पे रोक दो, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। तो उसमें मिंटो फर्स्ट था, और हुआ क्या था दोस्तों कि इसी डर से, मतलब 1807 में साथ आ गए थे। कौन साथ आ गए थे? तो फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन था, उस वहां का मिलिट्री कमांडर था और वो काफी एग्रेसिव था। तो फ्रांस और यहाँ पे रसिया और प्रूसिया जो कि जर्मनी, मतलब जो उस समय का जर्मनी हुआ करता था, वो अभी स्टेट नहीं रहता है लेकिन यूरोप का ही कंट्री हुआ करता था, प्रूसिया, जो कुछ पार्ट जर्मनी मिला करके बना हुआ था। तो इन सभी लोग साथ में आ गए थे, मतलब रसिया भी साथ आ गया था। इवन की जो अपना पर्सिया है, ईरान है ऊपर में, वो भी इनके साथ में आ गया था। तो जो नीचे में ब्रिटिश बैठे हुए थे उनको डर हो गया था कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट तो अपने आप में काफी शक्तिशाली है और साथ में रसिया भी आ गया है और इवन की ईरान भी उनका साथ दे रहा है। तो वो डर करके साथ में साथ आ गए। कैसे ध्यान में रखेंगे कि साथ में साथ आ गए। 8 में इसने डर से क्या भेज दिया? दूत भेज दिया। कहां कहां भेज दिया? तो लिविंगस्टन को इसने काबुल भेजा, यानी कि अफगानिस्तान भेजा, और माकॉम को इसने कहां पे भेजा? तो पर्सिया भेजा कि भाई तुम लोग जाओ और चीजों को हैंडल करो, समझाओ उन लोगों को कि हाँ तुमको वो लोग से ज्यादा खतरा है और ब्रिटिश से खतरा नहीं है,
तो इधर की तरफ मत ही देखना, इस तरीके से उसने दूत भेजा था। उसके बाद 1809 में इसने कहाँ पे दूत भेजा, तो पंजाब और सिंध में भेजा, ठीक है, मिलने के लिए। मिला से ध्यान में रखना है कि मिलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दूत भेजा था। तो पंजाब में भेजा, और पंजाब में किसको भेजा इसने, तो मेटकाफ को भेजा, ठीक है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेटकाफ को भेजा था इसने, तो पहला भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तो 1809 में जब वहां पे रंजीत सिंह को भेजा, तो रंजीत सिंह से इसने प्यार से संधि किया और क्या बोला कि रंजीत सिंह जी, अभी हमारा आपका दुश्मनी होल्ड पे रखते हैं, हम लोग संधि करते हैं, क्योंकि अभी हम दोनों का खतरा किससे ज्यादा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि फ्रांस से ज्यादा है, और वो रसिया तक पहुंच भी गया है, रसिया से समझौता भी कर लिया है, इवन कि पर्सिया यानी कि ईरान तक भी आ गया है। तो उन्होंने, महाराजा रंजीत सिंह थे, वो भी समझ गए कि हाँ भाई चलो अभी के लिए संधि कर लेते हैं, और इसी संधि में सतलज नदी को बाउंड्री घोषित किया उन्होंने कि हाँ भाई इसके नीचे हम नहीं आएंगे, हम सतलज से ऊपर ही रहेंगे। तो कथन दो भी सही है। और 1809 में किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया कि साथ में साथ आ गया, वो लोग फ्रांस वगैरह, तो 8 मीटर के दूत भेजा इसने, और फिर 9 में भी इसने दूत भेजा पंजाब में, ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। मूव ऑन करते हैं दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन। Which of the following governor generals introduced English as the medium of instruction in the Indian school through Macaulay Minute on Education? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मैकाले की शिक्षा पर मिनट के माध्यम से भारतीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की? मतलब कि जो भारतीय स्कूल थे उसमें इंग्लिश शिक्षा पर ध्यान दिया गया, इंग्लिश को स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा, मैकाले मिनट से। तो यहाँ पे दो एजुकेशन से रिलेटेड दो चीजें पूछी जाती है, मतलब दो कमीशन बने थे दोस्तों, एक वुड डिस्पैच और एक मैकाले मिनट। तो इसको हम लोग उल्टे तरीके से याद करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो जो मैकाले मिनट था वो कब आया था, 1835 में आया था, तो हम लोग यहाँ से याद करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो 1835 है, और लास्ट में एक वर्ड है 35, क्योंकि 18 18 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 18 आपको ध्यान में भी रहेगा, क्योंकि 1735 वगैरह में तो गवर्नर जनरल आया ही नहीं था, 1754 में गवर्नर जनरल आया ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन 17 वगैरह में तो आप लेकर के जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो 1835 में यहाँ पे क्या है, 35 है, ठीक है। और 35 को थ्री को अल्फाबेट में अगर लिखना चाहेंगे तो थ्री के पोजीशन पे क्या आता है, सी आता है, और 5 के पोजीशन पे क्या आता है अल्फाबेट में, तो ई आता है, ठीक है। तो सी ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले 1835 को ध्यान में रखेंगे, और 35 से यहाँ पे सी को निकाल लेंगे, थ्री के पोजीशन पे तीसरे नंबर पे सी आएगा और पांचवें नंबर पे ई आएगा। तो सी से ध्यान में रखना है कि क्या था, सीई, सी फॉर कंपलसरी और ई फॉर इंग्लिश, मतलब कि इसने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था सारे जगह पे, और ये बोलता था कि भाई हिंदी से काम नहीं चलेगा, लोगों को इंग्लिश में शिक्षा करो और कंपलसरी शिक्षा करो, ऑप्शनल मत रखो, बिल्कुल इंग्लिश सीखना ही सीखना है। और ये बोलता था कि हाँ, हम सारे लोगों को इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम इंग्लिश सिखा देंगे, तो वो लोग अपने नीचे वाले को सिखाएंगे और वो लोग अपने नीचे वाले को सिखाएंगे। तो इसका सारा काम था कि भाई इंग्लिश में कर दो, ठीक है, सी से कंपलसरी इंग्लिश, ठीक है। 1835 से कैसे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे दूसरा जो था वो वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच 54 में आया था, तो फिर से हम लोग उल्टा चलेंगे, 54 5 के पोजीशन पे क्या आएगा, ई आएगा, और 4 के नंबर पे अल्फाबेट में डी आएगा, तो ईडी। ईडी से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एजुकेशन डेवलपमेंट था। इसका काम क्या, इसने क्या किया था दोस्तों वुड ने, कि इसने इंग्लिश पे जोर नहीं दिया, इसने ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट पे जोर दिया, ठीक है, ईडी, एजुकेशन डेवलपमेंट। 54 से ईडी और ईडी से एजुकेशन डेवलपमेंट, एक केवल इंग्लिश डेवलपमेंट इसका नहीं था। ये बोला कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, एडवांस करना है, तो सारे तरह के शिक्षा दो, हिंदी भी पढ़ाओ, क्योंकि आप नीचे के जो बच्चे हैं उनको आप डायरेक्टली इंग्लिश में लेकर के जाएंगे तो उनका बेस बनेगा नहीं। तो उसने ये क्या किया कि ओवरऑल एजुकेशन को डेवलप किया, वोकेशनल ट्रेनिंग लाया, ऑप्शनल कोर्सेज लाए, इस तरह की चीज इसने किया, ठीक है। तो इसका एजुकेशन डेवलपमेंट ईडी मतलब 54, और इसका कंपलसरी इंग्लिश सी मतलब 35। तो यहाँ पे मैकाले ने 1835 में इंग्लिश पे जोर दिया था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था, जिसको कि हम लोग आगे याद करेंगे, इसके टाइम पीरियड को कैसे याद करना है। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डाल देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, और सिस्टम जो है वो मेमोरी को क्रैश कर जाएगा। तो इस बात पे हम लोग थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं। सही चल रहा है ना, अभी तो सही चल रहा है। मूव ऑन करते हैं 69 नंबर पे।
Which Governor General, with the help of Raja Ram Mohan Rai, abolished the practice of sati in 1829? किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की मदद से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? बहुत सिंपल है दोस्तों कि कैसे इसको याद करते हैं। यहाँ पे देखना सती प्रथा है, ठीक है। तो सती प्रथा पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सती प्रथा क्या है, बुराई है महिलाओं के लिए, तो इसको वैन करना चाहिए, वैन करना पड़ेगा। तो सती प्रथा को वैन कर दिए, ठीक है। तो वैन से यहाँ पे किसको ध्यान में रखना है, वेंटिक को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, वेंटिक। वैन वेन वैन वेन वेन करके उसने क्या किया, ठीक कर दिया। वेन करके उसने इस बुराई को ठीक कर दिया, सती प्रथा को। अब आगे भी है इसमें, ठीक है। सती को हम लोगों ने बैन कर दिया, तो फीमेल में क्या होगा, उन्नति होगा। 29 यहाँ पे 29 ध्यान में रखना है कि 29 में काम किया गया था। सती प्रथा को बैन करेंगे मतलब अच्छाई को लाएंगे, तो फीमेल में क्या होगा, महिलाओं में उन्नति होगा। 29 यहाँ पे 29 को ध्यान में रखना है, 1829 में इसको लाया गया था। उसके बाद अगर महिलाओं का उन्नति होगा, ठीक है, तो क्या होगा, राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब क्या, बहुत अच्छा शासन, तो राम राज्य आएगा। तो राम राज्य से यहाँ पे राजा राम मोहन राय को ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय की मदद से किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उस समय कौन था, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इसके टाइम पीरियड को आगे देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन किसके मदद से, तो राजा राम मोहन राय की मदद से किया था, ठीक है। 29 से 29 ध्यान में रखेगा, और वेन से यहाँ पे वैन करके ठीक किया, तो वैन टिक। क्लियर हो गया आपको, ऑप्शन सी होगा इसका। 70 नंबर क्वेश्चन, हाँ। Who was the Governor General of India when Sindh was annexed in 1843? 1843 में सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट है 43 नंबर। 1843 इसको ध्यान में रखना है, कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 43 को, मैंने क्या बोला कि पीछे से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से याद करने में सुविधा होगा। तो 43 को यहाँ पे कैसे लिखते हैं, वर्ड में 43 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है टेंट। टेंट का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार से होता है, कलंक होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज ए टेंटेड पॉलिटिशियन, ही इज ए टेंटेड ऑफिसर। तो टेंट का मतलब क्या होता है, करप्टेड होता है, इस ध्यान में रखना आपको। या फिर जो भी लोग थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे, इंग्लिश की जानकारी होगी, तो टेंटेड आपको वो न्यूज़पेपर में जरूर दिखेगा और बार-बार दिखेगा। तो टेंट का मतलब यहाँ से भ्रष्टाचार से होगा। अब टेंट यहाँ पे टेंटेड डीएम, टेंटेड डीएम, अभी डीएम वगैरह जो होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, उनको करप्शन में पकड़ा जा रहा है। तो ध्यान में रखना कि 43 से 43 टेंटेड डीएम सीन यानी कि पाप करते हैं। तो सीन से यहाँ पे सिंध को ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में आ जाएगा आपको। और 43 में यहाँ पे टेंट है, टेंटेड से 43 ध्यान में रखना है। और यहाँ पे डीएम है, डीएम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब सिंध को एनेक्सेशन हो रहा था तो 2 लड़ाई लड़ा गया था, डब्बू एंड मियामी, डी फॉर डब्बू और एम फॉर मियामी। तो इसको लड़ाई को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ डुब्बो एंड मियामी वाज फॉट ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, लॉर्ड एलेनबेरो होगा। इसका टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे याद करवाता हूँ, लेकिन 43 में 43 तो टेंट, टेंट मतलब करप्टेड, करप्टेड डीएम, डीएम मतलब यहाँ पे डुब्बो और मियामी से ध्यान में रखना है, 2 वर्ड, ये लड़ाई लड़ा गया था। टेंटेड डीएम सीन करते हैं, तो सीन से यहाँ पे सीन मतलब क्या होता है, पाप होता है, तो सीन से यहाँ पे सिंध को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये चीज याद हो जाएगा। अब लॉर्ड एलेनबरो का हमको टाइम पीरियड याद करना है, कैसे याद करेंगे, तो भैया एलेन, एलेन से यहाँ पे क्या है, एलेन समझ सकते हैं कि एलेन जो है अपना, एलेन मास्क, क्या उसको बोलते हैं, एलेन मस्क। एलन मस्क अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो काफी पैसा है। तो एलन ब्रो से आप पैसा बोरो करने गए, बोरो है ना, इसको यहाँ पे बोरो पढ़ लेंगे, और यहाँ पे एलन है तो एलन से बोरो करने गए। क्यों बोरो करने गए भाई, क्योंकि आपके पास चावल वाई करना था, मतलब पैसा नहीं था चावल वाई करने के लिए। तो 44 से यहाँ पे 44 याद में रहेगा, और वाई यहाँ पे वाया है, वाई वाया, तो वाया से 42 ध्यान में रखेगा। तो 42 और 44 यही 2 नंबर आपको ध्यान में रखना है। कैसे याद करेंगे, एलन ब्रो का टाइम याद करना है, तो एलन मस्क ध्यान में रखना है, सबसे अमीर आदमी। तो एलन मस्क से आपको बोरो करने की जरूरत पड़ गई, पैसा क्यों पड़ गई भाई, क्योंकि आपको चावल वाया करना था, चावल वाई करना था। यहाँ पे वाया है, इतना स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, तो वाई वाया ध्यान में रखेंगे। चावल आपको वाई करना था, तो चावल से यहाँ पे 44
और 22 यहाँ पे 42, तो 42-44 यानी कि 1842 से 44 तक इसका टाइम पीरियड था और बीच में 43 में सिंध का एनेक्सेशन हुआ था। क्लियर हो गया आप? मूव ऑन करते हैं दोस्तों 71 नंबर पे। डॉक्टर, अब आप सोचेंगे सर ये कितना मदद करेगा, तो दोस्तों एग्जाम हॉल में बिल्कुल चुटकियों में आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको एलन बैरो समझ में आएगा, जब भी आप एलन बैरो को देखेंगे, तो मेरा बात ध्यान में आएगा आपको कि सर ने क्या बोला था कि एलन बैरो, एलन मस्क जो अभी सबसे अमीर आदमी है, उसके पास काफी पैसा है, तो एलन से बोरो करना था पैसा। क्यों बोरो करना था? चावल बाई करने के लिए। चावल से 44 और वाई से यहाँ पे 42 से, इस तरीके से आपको 42-44 यानी कि 1842-44 का टाइम पीरियड आपके दिमाग में, मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ये सही चल रहा है ना? हाँ जी। The doctrine of lapse introduced by Dalhousie was officially withdrawn by this British authority. डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका? कैनिंग। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 56 में तो जो डलहौजी था वो अपना काम करके, मतलब कांड करके चला गया। हड़प नीति के तहत बहुत सारे स्टेट को, सतारा, संबलपुर, इस तरीके से बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी, नागपुर, इन सभी को वो कब्जा करके, मतलब अपने अधीन करके चला गया। तो उसी के बाद 56 में जाने के बाद 57 में जो क्रांति था उसका आग फैला धीरे धीरे पूरे इंडिया में। तो उसके बाद 1858 में जब वो आग शांत हुआ 57-58 में, तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसी एक्ट से क्या हुआ, आपका लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन गवर्नर जनरल के ऊपर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि गवर्नर जनरल पे ही चीजों को रखूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कैनिंग को वायसराय बनाया गया। तो कैनिंग ने सबसे पहले क्या किया कि भाई वो जो कांड करके गया है उसको सही करते हैं, मतलब कि जो पिछला वाला हमारा डलहौजी भाई साहब थे, वो यहाँ पे जो भी गंदगी फैला करके गए हैं उसको सफाई करते हैं, तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया। तो आंसर क्या होगा उसका? कैनिंग होगा। 72 नंबर क्वेश्चन। When was English introduced as the official language of administration in India under which Governor General? भारत में प्रशासन की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को कब पेश किया गया और किस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? तो मैंने आपको बताया मैकाले मिनट पीछे का क्वेश्चन में 1835 में आया था, तो हम लोग उल्टा चलते हैं। 35 को अल्फाबेट में पोजीशन में लिखेंगे तो 3 के पोजीशन पे सी आएगा और 5 के पोजीशन पे ई आएगा। ठीक है, तो सी बन जाएगा। रीजनिंग में आप लोगों ने अल्फाबेटिकल पोजीशन याद किया होगा और याद करना भी जरूरी है। तो सी से क्या मैंने बताया था आपको? कंपलसरी, सी फॉर कंपलसरी और ई फॉर इंग्लिश ध्यान में रखना है। मतलब कि इसने इंग्लिश को कंपलसरी किया था, सारे स्कूल में, कॉलेज में, कोर्ट में किया था, ऊपरी कोर्ट में किया था, उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में कर दिया था। मतलब इंग्लिश कंपलसरी है। इसका कहना ही था कि बिना इंग्लिश से इन लोगों का इन लोग, मतलब कि जो भारतीय जाति है, मतलब जो काले लोगों का जातीय समाज है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। मैकाले में देखना है कि मैकाले में काले काले लोगों के लिए इंग्लिश का व्यवस्था इसने किया था। 35 में आया था और 35 में कौन था? विलियम वेंटिक था उस समय। और वेंटिक का जो टाइम पीरियड है मैं आपको याद नहीं करवाया हूँ, बट आगे जरूर याद करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बना करके रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे क्वेश्चन को एक तरफा, एक ही क्वेश्चन में, एक ही सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में घुसेड़ दिया जाए कॉन्सेप्ट को। तो 74 पे आते हैं। शायद 73 क्वेश्चन इसमें पीपीटी में मिस हो गया है। 74 नंबर क्वेश्चन। अंडर विच गवर्नर जनरल एंड ड्यूरिंग which period were Persian and Hindi used in the lower court while English was adopted in the Supreme Court? काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको किसी भी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख ही जाएगा कभी न कभी। किस गवर्नर जनरल के अधीन किस अवधि के दौरान निचली अदालतों में फारसी और हिंदी का प्रयोग किया गया, जबकि सर्वोच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का अपनाया गया? तो मैंने आपको बताया मैकाले मिनट 35 में आया था, उल्टा चलना है। तो 35 में यहाँ पे सीई अल्फाबेटिकल पोजीशन और सीई से कंपलसरी इंग्लिश, मतलब कि 35 में मैकाले मिनट ने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। सी फॉर कंपलसरी और ई फॉर इंग्लिश, ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो इंग्लिश जब कंपलसरी कर दिया तो इसने कोर्ट में भी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट थे, वहां पे भी उसने इंग्लिश को लगा दिया, और जो नीचे वाले कोर्ट थे वहां पे उसने हिंदी और उर्दू को छोड़ दिया, क्योंकि जो ऑफिसर थे, जो जजमेंट देने वाले ऑफिसर थे, उनको खुद
नीचे लेवल पे जो जजमेंट देने वाले ऑफिसर थे उसमें से कुछ इंडियन भी थे जो कि इनके लिए काम करते थे। तो वो लोग को खुद इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता था, तो इसके लिए उसने नीचे लेवल पे बोला कि भाई तुम लोग को इंग्लिश आता नहीं है तो तुम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में यानी कि जो हिंदी था और फारसी था, पर्शियन था, उसमें जजमेंट दे सकते हो। क्लियर हो गया आपको? उस समय कौन था? विलियम बेंटिक था 1835 में। 1833 के गवर्नर जनरल। यहाँ पे कैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखना कि विलियम बेंटिक जब आया था 1828 में, तो उस समय वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के रहा। लेकिन 33 में क्या हुआ, 33 का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होता है? सीसी। तीन तीन के नंबर पे क्या आता है? सी आता है। तो सीसी, सीसी मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। सी फॉर कंप्लीट और सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, डबल सी को ध्यान में रखना है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट से कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया, सीसी हो गया। तो 33 ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उससे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया और विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जीजी ऑफ इंडिया बना गया था। मूव ऑन करते हैं 75 नंबर पे। Who among the following is associated with the downward filtration theory, which proposed educating a small group of Indians who would in turn educate the mass? निम्नलिखित में से किसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था? उसमें क्या बोला गया था कि ऊपर के लेवल को कुछ लोगों को एजुकेट करो इंग्लिश में और वो लोग नीचे में जाकर के अपने और लेवल पे एजुकेट करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया। मैकाले मिनट 35 उल्टा चलेंगे तो 35 यहाँ पे देखना है, 18 तो आएगा ही, क्योंकि 1735 वगैरह में तो गवर्नर जनरल वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 1935 तो काफी लेट हो गया, क्योंकि 1935 में तो गांधी जी वगैरह आ गए थे, तो इस तरह का चीजें नहीं चल रहा था। उस समय वो लोग गांधी जी से लड़ाई कर रहे थे मतलब बेसिकली। तो सी हो गया, सी के पोजीशन 3 के पोजीशन पे सी आता है और 5 के पोजीशन पे ई आता है, सी। और सी से यहाँ पे कंपलसरी इंग्लिश ध्यान में रखना है, सी फॉर कंपलसरी और ई फॉर इंग्लिश। मतलब कि मैकाले मिनट ने 35 में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था और उसी को उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया था, क्योंकि उसने बोला कि भाई मैं सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं सिखा सकता, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है, टाइम नहीं है और इतने सारे लोग भी नहीं है कि सारे लोगों को वो इंग्लिश सिखा सके। तो उसने क्या बोला कि भाई ऊपर के कुछ लोगों को मैं सिखाऊंगा और वो ही लोग जाकर के नीचे में सिखाएंगे और वो लोग अपने नीचे में सिखाएंगे और वो लोग अपने नीचे में सिखाएंगे। तो इसलिए इसका नाम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी था। मैकाले मिनट में इसका जिक्र किया गया था। तो आंसर क्या हुआ इसका? मैकाले। ध्यान रखना कि मैकाले में काले को इंग्लिश, काले लोगों को मतलब कि जो इंडियन लोग थे उनको इंग्लिश सिखाने का कंपलसरी कर दिया था, मतलब जिक्र किया था इस तरीके से। 76 नंबर क्वेश्चन, द सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत वे सेटअप एट इलाहाबाद अंडर द अथॉरिटी ऑफ किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भारत के किस गवर्नर जनरल के अधिकार में इलाहाबाद में स्थापित हुआ था? पिछले 2 क्लास से मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनकी दीवानी पूरी दुनिया, पूरे पूरे भारतवर्ष है, पूरे भारत के लोग हैं। तो फौजी की दीवानी बड़े-बड़े लोग भी होते हैं, बड़ी-बड़ी हस्तियां भी होती हैं। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग में देखना है, ये क्या है जो हाइलाइटेड वर्ड है? बड़ी है और यहाँ पे हस्ती है। तो बड़ी हस्ती वारेन हेस्टिंग में है, बड़ी हस्ती फौजी की दीवानी होते हैं, दीवानी होते हैं। तो फौजी से यहाँ पे फौजदारी अदालत और दीवानी से यहाँ पे दीवानी अदालत। तो 2 तरीके की अदालत किसने बनाया था? बड़ी हस्ती यानी कि वारेन हेस्टिंग ने बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इसने जो अदालत बनाया था उसमें सदर लेवल वाला, सदर मतलब सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। जैसे अभी हाई कोर्ट होता है तो वो हर जो राज्य है उनके कैपिटल में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सेंट्रल लेवल पे एक ही होता है। तो उसी तरीके से इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो बनाए थे, साथ में सेंट्रल लेवल पे इसने कलकत्ता में और मुर्शिदाबाद में एक सदर दीवानी मतलब कि जो सिविल मैटर वाला और एक सदर निजामत मतलब कि फौजदारी वाला बनाया था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक जब आया तो उसने सोचा कि भाई विलियम बेंटिक का सोच क्या था? दूरदर्शी था। उसके बाद इसी को विलियम बेंटिक को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना गया था, इसके सोच के कारण ही। अब देखना इसको। तो विलियम बेंटिक ने सोचा कि भाई इधर में जो यूपी वाले लोग हैं, जो सेंट्रल वाले प्रोविंसेस वाले लोग हैं, थोड़ा सा इसी को अभी ठीक है, इसी थोड़ा ज्यादा ही आवाज कर रहा है, बंद करते हैं। तो उसने क्या सोचा ऐसा? उसने ये सोचा कि भाई जो बंगाल में सदर अदालत बना दिया है, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली के आसपास के लोगों को जो वहां पे जाने में काफी आसानी होगा, लेकिन
अगर हम यहाँ पे काफी नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली जाते हैं, तुमको कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वही चीज इसने सोचा था कि जो कलकत्ता में सदर अदालत है, उसके साथ में मैं यहाँ पे यूपी के साइड में भी अदालत बना देता हूँ सदर वाला, जिससे कि यूपी के लोगों को वहां पे नहीं जाना पड़े। तो इसीलिए उसने इलाहाबाद में यहाँ पे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत का स्थापना करवाया था विलियम बेंटिक ने। मूव ऑन करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। Which Governor General abolished the circuit court established by Cornwallis and replaced them with the Commissioner of Revenue and Circuit? किस गवर्नर जनरल ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया, उनकी जगह राजस्व और सर्किट आयुक्तों को नियुक्त किया। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर्किट कोर्ट बनाया गया था किसके जगह पे, तो उसने जो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत था, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नवालिस था, पीछे के आप क्लास में देख सकते हैं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन किया हूं, बट यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कौन वालिस था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कार वाली, कार और वाली या फिर वाला, तो कार वाले लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो कॉर्नवालिस भी यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर समझता था, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका में मिलिट्री कमांडर रह चुका था, ब्रिटिश कमांडर रह चुका था ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका में। तो वो जब इंडिया में आया तो वो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर समझता था। वो ऐसा समझता था कि जो इंडियन है वो टॉप लेवल के पोस्ट डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है काले लोगों के पास। तो वो ऐसा समझता था, ये उसकी सोच थी। तो जब वारेन हेस्टिंग ने, मैंने आपको बताया कि फौजी की दीवानी बड़ी हस्ती वारेन हेस्टिंग, तो जब वारेन हेस्टिंग ने फौजदारी अदालत बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसका हेड किसको बनाया था, इंडियन को बनाया था, क्योंकि उस समय जो इंडियन थे उन्हीं को इंडियन लॉ की जानकारी होती थी। अब जिसको इंडियन कानून का जानकारी होगा उसी को तो आप वहां पे जज बनाएंगे कोर्ट में। तो वारेन हेस्टिंग ने सोचा था कि भाई जो फौजदारी अदालत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे, सदर लेवल पे, तो भाई वो उसका जो लॉ कानून है वो मुस्लिम लॉ को फॉलो करता है। तो जो इंडियन जो काजी होते थे, जो मौलवी लोग होते थे और इनके कोर्ट में काम करते थे इनके राज्य में, तो उनको वो उसका हेड बना दिया था कि तुम ही को इसका जानकारी है तो तुम ही इसका हेड करो का, क्योंकि फौजदारी वाला मैटर थोड़ा सीरियस होता है, क्राइम वाला मैटर होता है। लेकिन कॉर्नवालिस को क्या था, कार वाली था अपना, कार वाले लोग अपने आप को रोड पे सड़क सुपीरियर समझते हैं, तो कॉर्नवालिस अपने आप को सुपीरियर समझता था। वो बोला कि इंडियन को हटाओ, तो उसने डिस्ट्रिक्ट जो है जो फौजदारी अदालत था उसको हटा दिया कि भाई इसका इंडियन हेड कर रहा है तो ये हमको इंडियन नहीं चाहिए, सो कैंसिल करो। तो उसने खत्म कर दिया था और उसका जगह पे सर्किट कोर्ट बनाया था 4 जगहों पे। कहाँ कहाँ पे, तो ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट बनाया था। सर्किट कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जगह एक एक जगह पे मतलब ना जा करके वहां पे क्या करेगा, जजमेंट देगा। मतलब इस साल में वो पूरे साल ऑपरेशनल नहीं रहेगा, जैसे अभी फरवरी हो गया तो फरवरी में आया तो फिर कुछ महीनों बाद आएगा, इस तरीके से सर्किट मतलब सर्कस जैसा नाचते रहना, समझ रहे हैं ना आपको। तो इसीलिए वो सर्किट कोर्ट बना दिया था, उसको इंडियन पसंद नहीं था, कॉर्नवालिस ने बनाया था। लेकिन ये काफी क्या है, यूजफुल नहीं है दोस्तों। आपको कोर्ट है तो कोर्ट की जगह भी परमानेंट होना चाहिए, कोर्ट ही परमानेंट नहीं रहेगा तो फिर जजमेंट कैसे सही मिलेगा। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, उसको ठीक किया, ठीक है। तो विलियम बेंटिक का जो पूरा नाम था वो क्या था, विलियम कैवेंडिश बेंटिक। कभी कभी आपको ऑप्शन में यहाँ पे विलियम बेंटिक की जगह विलियम कैवेंडिश बेंटिक भी दिखेगा। तो सर्कस बंद किसने किया, बंदिश किसने लगाया, तो बेंटिक ने लगाया, ठीक है। कैवेंडिश बेंटिक इसका नाम है। तो कैसे ध्यान में रखेंगे कि सर्कस को बंद किसने किया, सर्कस पे बंदिश लगाया कैवेंडिश ने, सर्कस पे बंदिश लगाया कैवेंडिश ने, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना है कि हाँ बेंटिक ने इसको सही किया, टिक किया बंदिश लगा करके, क्योंकि सर्किट कोड क्या था, सही नहीं था, यूजफुल नहीं था। मूव ऑन करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। हु फाउंडेड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन एशिया टू इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो पश्चिमी चिकित्सा शिक्षा शुरू करने वाला एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज था। मतलब कि एशिया का जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना था कलकत्ता में, उसका स्थापना किसके टाइम में हुआ। तो ध्यान में रखना है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में लोग अपने पेन टीस वगैरह को ठीक करवाने जाते हैं, तो 35 में ध्यान में रखना है। और इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे 35, तो पेन है और टिस है, तो पेन टिस को ठीक करवाने कौन आएगा, बेंटिक का आएगा। तो 35 से आपको 1835 ध्यान में रखना है, और ठीक बेंटिक को ठीक करवाना है मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल में, तो यहाँ पे बेंटिक भी याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, विलियम बेंटिक। और ईयर भी आपको ध्यान में रखना है 35। मूव ऑन करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following Governor General of British India was in favor of free press
एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशन ऑफ 1823। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था। यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल को फ्री प्रेस यानी कि फ्री प्रेस का रेगुलेटर बोला जाता है, मतलब जो स्वतंत्र प्रेस था उसके पक्ष में था और वो प्रेस फ्रीडम के लिए काफी काम किया था। तो आंसर क्या होगा उसका? मेजकॉफ होगा। इसको याद कैसे करना है? तो यहाँ पे देखो एक गवर्नर जनरल था उससे पहले जॉन एडम, ठीक है। एडम में हम यहाँ पे देखना, एडम में यहाँ पे क्या है? ए और डी एम डैम है। ए डैम, इसका स्पेलिंग में देख पा रहे होंगे ना, जो हाइलाइटेड वर्ड है डी एम डैम है, ए डैम, ए डैम। तो एक डैम क्यों बनाते हैं? तो डैम पानी, आप देखते होंगे ना कि जो पानी के ऊपर डैम बनाते हैं नदी के ऊपर, तो वो पानी को रोकने के लिए बनाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन को, पानी आगे नहीं जाए उसको रोकने के लिए बनाते हैं। तो डैम से ध्यान में रखना है कि इसने कम्युनिकेशन के ऊपर रोक लगा दिया था, डैम बना दिया था और एक कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। डैम का क्या काम होता है? पानी को ब्लॉक करना। तो यहाँ पे इसने डैम बना दिया तो पानी का तो यहाँ पे कोई बात है नहीं, तो इसने कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। एडम से ध्यान में रहेगा कि एडम ने डैम बना दिया था और कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन उसके बाद कौन आया था? मेजकॉफ आया था। और मेजकॉफ में यहाँ पे देखना उसका स्पेलिंग में क्या है? MET। मेज मतलब क्या होता है? मिलना होता है, मिलना जुलना। और कॉल, CALL, कॉल से ऐसे समझ में। तो कॉल पे मिलता था, मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं रखता था, वो कम्युनिकेशन करता था। मिच कॉल, कॉल पे मिलो, ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको तभी याद रखेगा। मिच कॉल, कॉल पे मिलना। तो कॉल पे जो मिलेगा वो कम्युनिकेशन को तो ब्लॉक नहीं करेगा, वो कम्युनिकेशन के पक्ष में रहेगा। तो आंसर यही है, इसका आंसर क्या होगा? मिच कॉप। और जो डैम बनाएगा ये डैम, वो क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। डैम क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये डैम ब्लॉक करता था और मेज का जो कॉल पे मिलता था वो ओपन करता था। वो ओपन माइंडेड पर्सन है, कॉल पे मिल रहा है, कम्युनिकेशन को ओपन करेगा। तो आंसर क्या है उसका? मेज कॉफ होगा। मूव ऑन करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन प्रेस आफ्टर रिपीलिंग द लाइसेंसिंग रेगुलेशन इन ऑफ 1823। वही सिर्फ पीछे वाला क्वेश्चन है कि ये डैम्स, एडम में क्या है? इसने डैम बना दिया, डैम ब्लॉक करता है, मतलब कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता था, ये फ्री प्रेस के पक्ष में नहीं था। लेकिन यहाँ पे मिडकॉफ आया था, वो मिड मिलना और कॉल पे मिलता था। तो जो कॉल पे मिलेगा तो ओपन माइंडेड आदमी रहेगा, वो कम्युनिकेशन के पक्ष में रहेगा। तो ये आंसर क्या होगा कि फ्री प्रेस के पक्ष में, कम्युनिकेशन के पक्ष में कौन था? तो मिडकॉफ था, ठीक है। आंसर इसका मिडकॉफ होगा। 81 नंबर क्वेश्चन। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वाज द प्रोसेस ऑफ कोडिफाइंग इंडियन लॉज इनिशिएटेड। किसके गवर्नर जनरल के अधीन भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल के अधीन इंडियन लॉ को कोडिफाई किया गया था। कोडिफाई का मतलब क्या होता है कि जो भी कानून वगैरह है उनको प्रॉपर रूप देना। जैसे जब ब्रिटिश आए थे तो वहां पे तो इंडियन में कोई प्रॉपर लॉ बुक नहीं था, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे लॉ बनते हैं। तो उस समय तो इस तरीके का कोई किताब नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो इंडियन के हिस्ट्री से रिलेटेड जो किताब थे, मुस्लिमों के जो किताब थे उनके धर्म से रिलेटेड, तो उन सभी किताबों को पढ़वाया बहुत सारे स्कॉलर को बुला करके, और उसके बाद बहुत सारे लॉ को एक साथ मिला करके बोला मैकाले को कि मैकाले तुम क्या करो? कोडिफाई करो, मतलब कि जो लॉ है, जो प्रोसेस है, उनको एक जगह पे लाओ और सिस्टमैटिक प्लान में उनको बनाओ एक जगह पे ला करके, जिससे कि जजमेंट देने में क्या हो? सुविधा हो। उसी को कोडिफिकेशन बोलते हैं। कैसे याद में रखना है यहाँ पे? इसको देखना कि 1833 का क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था। और 33 यहाँ पे क्या है? थ्री है और थ्री का पोजिशन क्या होता है? CC। थ्री थ्री की जगह पे अल्फाबेट में तीसरे नंबर पे क्या आता है? C आता है। तो CC को ध्यान में रखना। CC मतलब क्या हो गया? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। C फॉर कंप्लीट, C फॉर सेंट्रलाइजेशन। तो डबल C को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में किस लॉ के अधीन, किस चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो उस तरीके से आपको CC 33 से याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। किसको बना दिया गया था? वेंटी को बना दिया गया था। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि सेंटर में यहाँ पे एक पावर रहेगा और बाकी सारे लोग क्या रहेंगे? उसके घूमते अधीन रहेंगे। मतलब कि जैसे अभी प्रधानमंत्री है सेंटर में और बाकी सारे लोग क्या है? उनके नीचे रहते हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर है सारे लोग क्या है? उनके नीचे हैं। तो तो दोस्तों वही चीज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया। मतलब कि अब एक व्यक्ति क्या होगा? पूरे इंडिया का प्रधान होगा, पूरा इंडिया का कानून देखेगा, पूरे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर में रहेगा। तो जब बेंटिक को बनाया गया दोस्तों, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया बंगाल से बढ़ा करके,
तब उसको समझ में आया कि अभी मुझे पूरे इंडिया के लिए कानून बनाना है, पूरे इंडिया को देखना है, तो क्या होना चाहिए कि मेरे जो जो काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर भी होना चाहिए। तो लॉ मेंबर रहेगा तभी तो वो लॉ का जिसको जानकारी रहेगा पूरे इंडिया का, तभी तो वो क्या करेगा, प्रॉपर लॉ बना पाएगा इंडिया के लिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आए हुए रहते हैं। कोई बिहार के मंत्री बने हुए हैं, कोई दिल्ली से बने हुए हैं, कोई हरियाणा से हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से बने हुए हैं। तो उस तरीके से पूरे इंडिया के लिए लॉ बनता है। तो वहीं पे यहाँ पे जब बेंटिक पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, तब उसको समझ में आया कि हाँ, एक लॉ का जानकार मेरे गवर्नर जनरल काउंसिल में होना चाहिए, क्योंकि पहले उसके काउंसिल में कोई भी लॉ का जानकारी वाला आदमी नहीं था, सब क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे उस समय लॉ मेंबर ऐड किया गया था मैकाले को, और बोला गया कि अब हमें पूरे इंडिया की जिम्मेदारी हमारे पास है, तो आपको पूरे इंडिया का कानून देखना है और पूरे इंडिया का जो कानून है उनको कोडिफाई कीजिए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, विलियम बेंटिक। 33 में कौन बना था, बेंटिक बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 82 नंबर क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर अकर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ विच गवर्नर। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल क्या हुआ, गलत था, गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे जब वेलोर का विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो 1806 में हुआ था, लेकिन कॉर्नवालिस सेकंड टाइम आया था 1805 में। ठीक है, पहली बार कब आया था, 1786 से 93 में। और मैंने आपको बताया कि मिलिट्री कमांडर था, पहले से अमेरिका में ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री कमांडर रह चुका था, उसके बाद उसको इंडिया बुलाया गया था। अमेरिका में वहां पे हार हुई थी, तो उसके बाद उसको इंडिया बुला लिया गया था। तो दोस्तों जब ये मिलिट्री कमांडर था, तो इसने क्या किया कि मिलिट्री में यानी कि पुलिस में काफी रिफॉर्म किए, क्योंकि इसको उस बात का जानकारी था कि हाँ, पुलिस ऐसा होना चाहिए, और वो खुद भी उस फील्ड में रह चुका है। तो उसने पुलिस में जब पहली बार आया था तो काफी रिफॉर्म किए थे। जो कॉर्नवालिस कोड होता था, जैसे कि थाना बनाया था, एसपी का पोस्ट बनाया था, कमिश्नरी का पोस्ट बनाया था, ये दरोगा वगैरह था, थाना का हेड, वो सब क्या बनाया था, इसी ने कॉर्नवालिस ने बनाया था। और जो एसपी वगैरह बनते थे वो यूरोपियन बनते थे, क्योंकि कॉर्नवालिस मैंने आपको बताया था कि कार वाले, और कार वाले लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, कार और वाली या फिर वाला रोड पे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो एसपी एसपी वगैरह यूरोपियन को बनाता था, और जो दरोगा वगैरह होते थे, जो पुलिस वगैरह होते थे, वो इंडियन को बनाता था। नीचे के लेवल पे इंडियन को रखेगा और ऊपर के लेवल पे यूरोपियन को रखेगा। तो पहली बार तो इसने रिफॉर्म किया था। अब दोबारा दूसरी बार इसको 1805 में बुलाया गया, और कॉर्नवालिस 5 में क्या हो गया, 5 में पंचतत्व में विलीन हो गया। तो 5 में ही आया, 2-3 महीने रहा, और वहीं पे उसका डेथ हो गया। तो शायद गाजीपुर वगैरह में इसका क्या है, कब्र है इसका, टॉम्ब है इसका। ठीक है, तो 5 में ध्यान में रखना कि 5 में पंच तत्व में विलीन हो गया। ठीक है, तो डेथ ऑफ कॉर्नवालिस हो गया। अब उस समय जब कॉर्नवालिस था, तो उसने मद्रास का गवर्नर किसको बनाया था, कैवेंडिश बेंटिक को। विलियम बेंटिक का पूरा नाम क्या था, विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ठीक है, तो कैवेंडिश बेंटिक को इसने मद्रास का गवर्नर बनाया था, जो कि बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेंटिक कहाँ गया, और बेंटिक 33 में क्या बना था, गवर्नर जनरल बना था। वही बेंटिक उस समय मद्रास में 1805 में क्या था, गवर्नर था। तो दोस्तों जब बेंटिक गवर्नर था मद्रास का, तो कैवेंडिश में यहाँ पे देखना का वर्ड है बंदिश, तो बहुत सारे बंदिश लगा दिया था, कैवेंडिश ने बंदिश लगा दिया था। कहाँ पे बंदिश लगाया था, तो कॉर्नवालिस जो क्या था, वो मिलिट्री कमांडर था, तो वो पुलिस को और मॉडर्नाइज करना चाहता था। वो चाहता था कि जो पुलिस बल है वो काफी मॉडर्नाइज हो और जो वर्ल्ड के लेवल पे आए। तो यहाँ पे क्या किया कि बहुत सारे बंदिश लगा दिया, ड्रेस कोड लाया, हिंदुओं को जो तिलक वगैरह था उस पर प्रतिबंध लगाया, सिख जो वहां पे उस समय पगड़ी पहनते थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, मुस्लिमों के दाढ़ी के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो इसी कारण वहां पे मद्रास में 1806 में, ये तो 5 में मर गया था दोस्तों, 5 में पंचतत्व में विलीन हो गया था। तो लेकिन उस समय उसके बाद वारलू आ गया था, इसके खत्म होने के बाद। तो वारलू के समय में ही हुआ। तो बहुत सारा कैवेंडिश ने बंदिश लगाया। ठीक है, कैवेंडिश ने बंदिश लगाया, और बंदिश कैवेंडिश क्या था, मद्रास का गवर्नर था, और बंदिश क्या था, हिंदुओं के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर। तो वहीं से क्या हुआ कि रिवोल्व, जो आप बोल सकते हैं कि एक क्रांति का शुरुआत हुआ था। लेकिन वेलोर वाला जो क्रांति था, जो रिवोल्ट था, वो दब गया था बहुत जल्दी। मूव ऑन करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बीच में रह गया, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले।
Which of the following military regulation introduced by William Cavendish Bentinck in 1805 contributed to the Vellore Mutiny of 1805? वही बात हुआ दोस्तों कि कॉर्नवालिस आया पांच में पंचतत्व में विलीन हो गया, तो उसके बाद वारलो आ गया था। अब लेकिन मद्रास का गवर्नर कौन था, किसके द्वारा अपॉइंटेड था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही कैवेंडिश बेंटिक था, विलियम बेंटिक जिसको भी बोलते हैं। तो बहुत सारे कैवेंडिश ने बंदिश लगाया था, क्या क्या बंदिश था, तो वही सिपाही के लिए न्यू यूनिफॉर्म लाया था, सिपाही के लिए नए वेपन्स लाए थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किया था कि भाई इतने टाइम से उठना है, इतने टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, ये भी सही है। उसके बाद सिपाही वर आस्क्ड टू सेव देयर फेशियल हेयर हर्टिंग मुस्लिम रिलीजियस सेंटिमेंट। हाँ, उसने बोला कि क्लीन शेव में रहना है, तो मुस्लिम लोग जो दाढ़ी रहते थे उनका सेंटिमेंट हर्ट हो गया। हिंदुओं के लिए बोला कि भाई आप तिलक वगैरह नहीं पहनो, टीका वगैरह मत लगाओ, तो हिंदुओं की भावनाएं भी आदत हो गई। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ एबव होगा। मूव ऑन करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले हम लोग थोड़े से इसको देख लेते हैं, सही चल रहा है। Who was the Governor General of India during the first Anglo-Afghan War? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैसे याद करेंगे इसको, मेरा ही तरीका सीखेंगे हम लोग इसको। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार लिख दिया, पहले से एफ ले लेना है, एंग्लो से ए ले लेंगे, ए फॉर अफगान ले लेंगे और यहाँ पे डब्ल्यू ए आर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ए फॉर फर्स्ट, ए फॉर एंग्लो, ए फॉर अफगान और डब्ल्यू ए आर, तो फवार बन जाएगा। ठीक है, फवार कोई वर्ड नहीं होता है, बस आगे में छोटा सा ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फावरा बन जाएगा। ठीक है, ए फॉर फर्स्ट, ए फॉर एंग्लो, ए फॉर अफगान, डब्ल्यू ए वार, तो फवार बन गया और आगे में ए जोड़ दिए क्योंकि कोई वर्ड बन नहीं रहा था, तो मुझे मजबूरी थी कि यहाँ पे ए जोड़ करके एक वर्ड बना दिए, फावरा। ठीक है, अब फावरा कहाँ पे चलता है, तो लैंड पे चलता है, एक लैंड पे। ठीक है, ऑकलैंड है ना यहाँ पे, तो ऑकलैंड क्या था उस समय, गवर्नर जनरल था। तो एक लैंड पे फावरा चलने के लिए 36 का आंकड़ा हो गया वैया से, भाई के बीच में 36 का आंकड़ा होता है ना, जमीन पे फावड़ा चलाने को लेकर के, कुदाल जिसको बोलते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लाया है। एक लैंड से ऑकलैंड से यहाँ पे, एक लैंड से यहाँ पे ऑकलैंड को ध्यान में रखेंगे जो कि गवर्नर जनरल था। अब एक लैंड पे फावड़ा चलाने को लेकर के, तो फावड़ा से यहाँ पे ए फॉर फर्स्ट, ए फॉर एंग्लो, ए फॉर अफगान और डब्ल्यू एल से वार। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, फावड़ा से आपको ध्यान में रखना है। लैंड पे फावड़ा चलाने को लेकर के 36 का आंकड़ा हो गया, किससे, वया से, वया से, तो वया से यहाँ पे 42 और 36 यहाँ पे, 36 को ध्यान में रखना है। 36 से 42 में ये लड़ाई ऑकलैंड का क्या था, टाइम पीरियड था, 36 से 42। 36 से 42 आपको ध्यान में रहेगा, साथ में फावरा यानी कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार भी ध्यान में रहेगा। उसके साथ में एक लैंड पे फावरा चलाने को लेकर के, तो एक लैंड से यहाँ पे ऑकलैंड ध्यान में रहेगा। ठीक है, और 1836 से 42 का टाइम पीरियड था। फिर से दोस्तों वही बात, 1736 तो यहाँ पे आएगा नहीं, आप लोग चाह करके भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं कि 1736 में तो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। अब 1936 और 42 उस समय काफी लेट हो चुका था, तो उस समय जो अफगान वार वगैरह नहीं हो रहा था, उस समय इंडिपेंडेंस का लड़ाई चल रहा था, गांधी जी वगैरह आ गए थे, तो इस तरह का लड़ाई उसमें बंद हो गया था। तो पैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारे का सारा क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन, Which Governor General of India was involved in the Tripartite Treaty of 1838 with Ranjit Singh as Shah Shuja, aimed at mutual support and restoring the Shah Shuja to Afghan throne? भारत का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि रंजीत सिंह और शाह सुजा के साथ 1838 की त्रिपक्षीय संधि में शामिल था और जिसका उद्देश्य आपसी सहयोग और शाह सुजा को अफगान सिंहासन पर बहाल करना था। तो वही बात था दोस्तों, 1838 का ट्रिपैट्राइट यानी कि त्रिपक्षीय समझौता के बारे में बात कर रहा है। तो अभी मैंने आपको एक लैंड का टाइम पीरियड का याद करवाया था, कैसे करवाया था कि एक लैंड पर, एक जमीन के टुकड़े पर फावड़ा चलाने को लेकर के, फावड़ा से यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है, फावड़ा चलाने को लेकर के 36 का आंकड़ा हो गया था। 36 यहाँ पे 1836 को ध्यान में रखना है, और 36 का आंकड़ा किससे हो गया था, तो भाई भाई में हो जाता है, वया से हो जाता है, तो वया से यहाँ पे वया से 42। ठीक है, ये वया से 42, तो यहाँ पे 36 का आंकड़ा भाई से, वया से 36 42 ध्यान में रखना है, और इसी के बीच में 38 आएगा, 1838 आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑकलैंड होगा। शाह सुजा को अफगान से निकाल दिया गया था, तो शाह सुजा भाग करके कहाँ पे आ गया था, ब्रिटिश के पास आ गया था। और रंजीत सिंह का तो दुश्मनी कहाँ पे चल रहा था, अफगानों से चल ही रहा था, क्योंकि रंजीत सिंह क्या किए थे, पेशावर वगैरह पे कब्जा कर लिए थे।
और काबुल तक भी इवन के रंजीत सिंह की सेना पहुंच गई थी। तो अफगान को रंजीत सिंह से प्रॉब्लम था और सात शुजा को वहां से भगा दिया गया था। तो सात शुजा भी इनके साथ आ गया, रंजीत सिंह साथ आ गए, ब्रिटिश साथ आ गए और तीनों लोग यहाँ पे 1838 में साथ आ गए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन मैचिंग करना है कि वार यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें गवर्नर जनरल दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार FAAWAR, तो फावरा बन जाएगा, यहाँ पे फावरा बना लेना है। और फावड़ा कहाँ पे चलाने को लेकर के लड़ाई होता है, वार होता है, तो एक लैंड पर। तो ये तो फावरा और आपको एक लैंड ध्यान में रखना है, वन का, ये सही होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार भी बताया है मैंने आपको, कैसे बताया था। फर्स्ट एंग्लो बर्मा मैंने आपको बताया था उस समय कौन था, आमरिश था। यहाँ पे A फॉर एंग्लो, एम फॉर म्यांमार, और यहाँ पे RST तो किस में आता है, फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से RST से फर्स्ट ध्यान में रखना है और यहाँ पे एंग्लो म्यांमार वार ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा इसका। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार बताया था, यहाँ पे कैसे बताया था कि A फॉर फर्स्ट, A फॉर एंग्लो और S फॉर सिख। तो यहाँ पे FAS बन जाएगा फर्स्ट, और फंसते कहाँ पे हैं, तो हार्ड दिन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे HARD हार्ड है और यहाँ पे दिन है, तो हार्ड दिन में फंस जाते हैं। सारी चीजों को मैं काफी डिटेल में, मतलब कि एक एक क्वेश्चन पे दो दो तीन तीन चार चार मिनट मैंने दिया हूँ और आपको सारे क्वेश्चन को याद करवाया हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम टाइम में भी आपको बता रहा हूं, तो आप पीछे के वीडियो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो प्रॉपर वे में देख करके आइए, जिससे कि आपको कोई भी चीज यहाँ पे नहीं छूटे। मूव ऑन करते हैं दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन में। आज हम लोग 90 तक करेंगे। Which governor general is often regarded as the most unsuccessful due to the disaster first Anglo-Afghan War? विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान किस गवर्नर जनरल को अक्सर सबसे असफल माना जाता है? जो एंग्लो अफगान वार हुआ था दोस्तों, उसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। मतलब अंग्रेज काफी परेशान हुए थे और अंग्रेज कभी भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाए थे। और थर्ड एंग्लो वार जो कि 1919 में हुआ था, वहां से इनको भागना पड़ गया था। तो इसीलिए इसको जो है ऑकलैंड को सबसे असफल व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि इसी ने अफगान से युद्ध का शुरुआत किया और अफगान से युद्ध हार गया। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक लैंड ऑकलैंड, एक लैंड के लिए फावरा, फावरा फर्स्ट एंग्लो अफगान वार चलाने के लिए, एक लैंड पे फावड़ा चलाने के लिए, फावड़ा मतलब जिसको कुदाल बोलते हैं। 36 का आंकड़ा 36, 1836 याद में रखना। 36 का आंकड़ा किससे होता है, तो वया से होता है। ठीक है, वाई से होता है। तो वया से यहाँ पे 42, जो हाइलाइटेड पार्ट है पीला में, उसको पे ध्यान दे देंगे। ठीक है, 36 से 42, 1836 से 42 में था। उसी समय क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था 1838 में, और इसको यहाँ पे हार मिला था। 88 number question. Who sent the once mission to Kabul in 1837 to negotiate with the Dost Muhammad Khan and counter the Russian influence in Afghanistan? 1837 में दोस्त मोहम्मद खान से बातचीत करने और अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वंश मिशन को काबुल किसने भेजा था? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, 1837 मेंशन कर दिया तो मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑकलैंड को याद करवा चुका हूँ कि एक लैंड पे फावड़ा चलाने को लेकर के फर्स्ट एंग्लो अफगान वार था, फावरा था, और एक लैंड पे फावड़ा चलाने को लेकर के 36 का आंकड़ा हो जाता है, किससे, 36 से 1836, वया से वया, वया यहाँ पे 42 से 42, वया से 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो 36-42 आपको ध्यान में रखना है। उस समय 1837 में इसने काबुल में वंश मिशन भेजा था, ऑकलैंड नहीं। तो क्यों भेजा था? क्योंकि वहां पे रशियन का इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश थे इनको रसिया से भी ऊपर में खतरा था, रसिया से भी इनकी नहीं पड़ती थी। तो रसिया वहां पे आ गए थे, कहां तक, काबुल तक आ गए थे, तो इनको डर हो रहा था। तो इसलिए इसने वंश का मिशन भेजा कि दोस्त मोहम्मद उस समय था वहां पे, दोस्त मोहम्मद को समझाने के लिए, क्योंकि दोस्त मोहम्मद ने वहां पे शाह शुजा को भगा दिया था। तो शाह शुजा ने टेपेट्राइट ट्रीटी किया था यहाँ पे 1838 में। तो दोस्त मोहम्मद को समझाने के लिए वंश मिशन भेजा, लेकिन दोस्त मोहम्मद वहां पे 37 में समझा नहीं दोस्तों। तो 1838 में क्या हुआ था, टेपराट मतलब त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, और उसके बाद 1838-39 में अटैक कर दिया गया था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था इसी के समय में। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। सारे कुछ अब आपको बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, टंग पे रहेगा, आप किसी को भी कभी भी याद करवा सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन। Which Governor General of India abolished slavery by the Indian Slavery Act of 1843? 1843 में क्या कौन था? मैं आपको पीछे बताया था कि एलन बोरो को याद करने के लिए एलन मस्क है सबसे पैसे वाला आदमी, वहां से बोरो को, इस बोरो से ध्यान में रखेंगे। पैसे बोरो करना था, क्यों करना था भाई? क्योंकि चावल खत्म हो गया था, तो चावल वाई करने के लिए, चावल वाई
एलोन मस्क से, पैसे वाले दोस्त से। एलोन मस्क का भी क्या है, सबसे अमीर आदमी है, तो उसको चावल बाई करना था, आपके पैसे खत्म हो गए थे, चावल बाई आपको बोरो किए थे। यहाँ पे बोरो को ध्यान में रखना है, एलेन बोरो से बोरो किए थे चावल वाई करने के लिए। तो चावल से यहाँ पे 44 और वाई से यहाँ पे वाई से 42, तो 42-44 ध्यान में रखेगा आपको। 1842 और 44 बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको। 1742-44 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उस समय तो गवर्नर जनरल वगैरह था नहीं, और 1942-44 तो होगा नहीं, क्योंकि उस समय इंडियन का आजादी का लड़ाई चल रहा था और लास्ट में लिथुको बचा हुआ था। तो ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, एलेन बोरो होगा। एलेन बोरो से आपने बोरो किया चावल वाई करने के लिए, चावल से 44 और वाई से 42, वाई से 42, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको। 43 में खत्म हुआ था तो 43 के बीच में आएगा। मूव ऑन करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एबोलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक ड्यू टू देयर मिसयूज बाय कंपनी ऑफिशियल एंड ट्रेडर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा उनके दुरुपयोग के कारण दस्तक को हटा दिया गया था, ठीक है। तो दस्तक लाया था कब दोस्तों, 1717 में, जो फारूक सियार था उसके थ्रू दस्तक मिला था। लेकिन 72 में कंपनी को दस्तक से दस्त लग गया, क्योंकि इतना करप्शन हो गया दोस्तों कि ये लोग कंपनी को चला नहीं पा रहे थे, कंपनी काफी घाटे में चला गया था। और 72 में इनको करीब करीब 1 मिलियन पाउंड का लोन लेने के लिए इंग्लिश के पास जाना पड़ा था, मतलब ब्रिटेन जाना पड़ा था कंपनी को। तो वही कंपनी ने बोला कि भाई दस्तक से तुमको दस्त हो गया है। तो 72 में लोग गए थे वहां पे, उसके बाद 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्यों आया था, क्योंकि 72 में इनको दस्त लग गया था दस्तक से, ठीक है। तो इन लोग को लोन लेने के लिए वहां पे जाना पड़ा था। तो दस्तक में दस्त लग गया, इसको बंद करना पड़ जाएगा भाई। जिस चीज से आपको दस्त लग रहा है उस चीज को तो आप नहीं खाएंगे ना। तो दस्तक में दस्त लग गया और 72 में इसको बंद करना पड़ा, और लोन के लिए कहां पे जाना पड़ा, ब्रिटेन जाना पड़ा, ठीक है। और उस समय कौन था 72 में, तो वॉरेन हेस्टिंग था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 72 में तो गए थे लोन के लिए, लेकिन इसको ऑफिशियली बंद किया था 75 में, किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन और होंगे, जिससे पूरा गवर्नर जनरल एक जबरदस्त तरीके से आपका कंप्लीट होगा। कोई भी चीज यहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा है, और सारी की सारी चीजों को मैं यहाँ पे लाइव याद करवा रहा हूँ, और ऐसे याद करवा रहा हूँ कि आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, और वेट करेंगे, मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय,